आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अभी भी आप मानते हैं कि अगर किसी को सेफ जोन में ही जाना है तो वो एसआईपी की ओर जा सकता है? आई थिंक सबसे पहली बात, हमारा जो रेगुलेटर है, चाहे सेबी कहें, एमफी जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस है। इन्होंने इन्वेस्टर की हित के लिए बहुत सोचा है, और जितने भी पहले लूप होल्स थे या जितने भी रूल्स आए वो सब इन्वेस्टर के फेवर में आए। तो वो एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट है। तो म्यूचुअल फंड तो आपने देखा है कि एवरीबडी रिकमेंड्स, हर कोई उसको प्रमोट करता है, रेगुलेटर हो, नॉर्मल एएमसी कंपनीज हो। तो बेसिकली तो यहाँ पर अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको अभी इतना आइडिया नहीं हुआ है कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का इतना आइडिया नहीं है, तो आपको पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर को ही देना चाहिए। आप उसको लमसम वे में भी दे सकते हैं अगर आप अफोर्ड करते हैं, और अगर आप उसको मंथली बांटना चाहते हैं, जैसे मंथली जो हमने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला, उसके थ्रू भी दे सकते हैं। तो दोनों ही बेटर तरीके हैं। एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, क्योंकि हर मार्केट के उतार चढ़ाव पे आपका पैसा जा रहा है, तो वो मार्केट के रिस्क को काफ़ी मिनिमाइज कर देता है। तो आई थिंक वो बेस्ट रूट है। आपको भी पता चल जाता है, कई बार आप बहुत हाई देखते हो, कई बार आप बहुत लो देखते हो, तो आप भी इस बीच में काफ़ी सीख जाते हो। और जब तक आपको थोड़ा 2-3 साल का आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप अपनी लर्निंग कब आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आप खुद भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने लायक हो जाते हो आप। सचिन, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के आसार हैं? देखिए, रियल एस्टेट में जो बहुत बड़ा बूम आया है वो 2020-21 कोरोना के बाद आया। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से जो होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट भी है, कि अगर किसी के पास 2 बेडरूम है तो उसको 3 बेडरूम चाहिए, कि आप एक ही घर में आप स्टक हो फैमिली के साथ, और सबकी एस्पिरेशंस बड़ी हैं। और उसके बाद हमने बहुत बड़ा तेज़ी देखा है कि जो भी होम रिलेटेड कंपनीज भी हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इवन रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो टियर 2 टियर 3 सिटी है, चाहे वो मेन स्ट्रीम रेगुलर सिटी है। तो सब सिटीज़ ने अच्छा किया है, काफ़ी बड़ा हमने तेज़ी देखा है। बट अगर आप देखें कि हर साइकिल रियल एस्टेट का वो 7-8-9 साल का रहा है, एंड हमने बहुत बड़ा एक 2020-21 से अब तक का जो एक टाइम देखा जिसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बन गए। जैसे मैं कह रहा था कि एक हाइप के पीछे हमें नहीं जाना है। तो हुआ क्या है कि मेन मेट्रो सिटीज़ में हमने ये फील किया है कि आपका डिमांड अभी भी बहुत है, अभी भी बहुत लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। तो आप ये डिमांड हमेशा इंडिया में रहने वाला है, ठीक है। बट अगर आप इनकम टू रियल स्टेट प्राइसेस का एक रेशो देखें कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं है, तो जिस तरीके से तेज़ी आई है तो वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आई थिंक वो मैच होना ज़रूरी है ताकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो हमें लगता है कि कुछ बहुत बड़ी तेज़ी के बाद एक थोड़ा सा मॉडरेशन आ सकता है, शायद करेक्शन ना आए। रियल स्टेट में कई बार हो जाता है कि आपको 1-2 साल तक एप्रिसिएशन नहीं मिलता, बट क्योंकि एक डिमांड इमेंस है, और जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो वैसे वैसे हाउसिंग इज़ आल्सो द सेगमेंट जो कि ग्रो करता रहेगा। लेकिन उसके बीच में जो कंसोलिडेशन के फेसेस है या फिर माइनर करेक्शन के हैं, वो आते रहेंगे। और वैसे भी रियल एस्टेट के बारे में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल एस्टेट को भी जनरल इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप नहीं देख सकते हैं। आपने देखा कि गुड़गांव या बेंगलोर की अगर बहुत बड़ी तेज़ी रही लास्ट 3-4 सालों में, तो शायद अब वो पुणे या दूसरी सिटीज़ में मूव हो जाएगी। अब ये इंटरनेट वर्ल्ड है, आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि यहीं आके बड़े सिटीज़ में आके काम करना है। आपका जो एम्प्लॉय भी है वो घर बैठे भी काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, और हमें लगता है कि अब ये स्प्रेड होगा। तो जितना बड़ा तेज़ी दूसरी सिटीज़ में आ सकता है, शायद उतना मेट्रो सिटीज़ में ना आए। सचिन, जैसे ऑफ कैमरा ना हम बात कर रहे थे जेंजीज के माइंडसेट को लेकर कि इनकी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि इस नए साल में किस तरीके से, क्योंकि देखिए बहुत अग्रेसिव होते हैं कि इन्हें बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा फंड चाहिए, तगड़ा रिटर्न चाहिए, यस। और कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का जो लॉन्ग सेट जो होता है, एक बनाते हैं लोग कि 60 साल तक रिटायरमेंट प्लानिंग हो जानी चाहिए, लेकिन इनका ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता है। वही मैं कह रही हूँ कि जेंजी हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अलग डायरेक्शन में इनका माइंडसेट जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये क्या ऑप्शन चुन सकते हैं, किस तरीके से क्या इनकी आइडियोलॉजी होगी नए साल में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक क्वेश्चन है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर आप जेंजीज को समझ पाए या फिर जेंजीज मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट। तो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है इस पे कि जेंजीज, यू आर राइट, कि काफ़ी वोलाटाइल माइंड है, काफ़ी एग्रेसिव माइंड है, बहुत चीज़ें उनको जल्दी चाहिए। और उन्होंने अपने अराउंड वो स्टोरीज भी देखी हैं। उन्होंने अमेज़न को 1000-2000 गुना होते देखा है, उन्होंने ओपन एआई देखा है।
तो बहुत सारी कंपनीज हैं, न्यू एज कंपनीज आई और सीधा बिलियन डॉलर के कंपनीज हो गए, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि वो भी 10-15 साल से शायद लगे हुए थे, लेकिन जब वो पॉपुलर हुई तब यहाँ हमें दिखी। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि पेशेंस रखना ज़रूरी है। बट आई थिंक एवरीबडी, हर एक को वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसमें लॉसेस होते हैं, जिसमें आप एग्रेसिव कॉल लेते हो, फिर आपको अकल आती है, फिर आप थोड़ा समझदारी से कॉल लेना स्टार्ट करते हो। तो सिर्फ हमारे बताने से या हमारा उनको गाइड करने से बहुत ज़्यादा रोल उसका प्ले होने नहीं वाला है। आई थिंक वो उस प्रोसेस के गो थ्रू होएंगे। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बता सकता हूँ। हालांकि वी रियली रिस्पेक्ट देयर माइंडसेट ऑल्सो, एंड मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फील किया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिसिटी इज़ ए वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस काफ़ी यंगस्टर्स, काफ़ी इंटर्न्स उसमें आते हैं, काफ़ी वो काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उनको चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होती हैं। बट उनका पर्सपेक्टिव भी मार्केट को, ट्रेंड को पकड़ने का बहुत अच्छा मुझे समझ में आया। जैसे अभी पीछे कई न्यू एज कंपनीज जो आईपीओ लेके आई, जैसे लेंसकार्ट, ग्रो, जब हम उनको वैल्यू कर रहे थे हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रेच वैल्यूएशन है। लेकिन जो हमारे एनालिस्ट जो थोड़े यंग थे, जो पहले इंटर्न थे, आज वो मेन स्ट्रीम एनालिस्ट बन चुके हैं, उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था। अगर आप उनसे पूछें, और हमने रियलाइज़ भी किया बाद में, जैसे ग्रो की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, नोट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन, तो हियर इज आवर डिस्क्लोजर। हम कंपेयर कर रहे थे कि एंजल वन का क्या वैल्यूएशन है, मोतीलाल ओसवाल का क्या वैल्यूएशन है, उनका कितना मार्केट शेयर है, ग्रो का कितना मार्केट शेयर है, कितना वैल्यूएशन होना चाहिए। उसके हिसाब से हमारे कंसेंसस हमारा बन रहा था कि थोड़ा महंगा है। लेकिन आप जेनजीज के पर्सपेक्टिव से देखिए तो जो पिछले 2 या 3 साल में जितना इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट में आया है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, पहले अगर 1 करोड़ थे तो 4 करोड़ नए आए हैं, तो वो सारा का सारा जीरोधा या ग्रो पे ही मैक्सिमम आया, 70-80% उनके पास ही आया। अगर आप उनसे व्यू लें तो वो कहेंगे कि ग्रो जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको बड़ा ईज़ है, DIY मॉडल है, वो कुछ भी अपने आराम से कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जो आज के ट्रेडर को पसंद है। ठीक है, तो जब वैसे हमें फीडबैक मिले कि नया इन्वेस्टर वही आ रहा है जो अगले 20-25 साल में इन्वेस्ट करने वाला है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करे, ऑल्टरनेट्स में करे, या स्टॉक ट्रेडिंग ही करे, तो काफ़ी बड़ा नया इन्वेस्टर चंक वो लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको प्रीमियम पे होना जरूरी है। तो हमारा व्यू थोड़ा चेंज हुआ, हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव बना उस पर, जो पहले न्यूट्रल था। तो आई थिंक उनको भी स्टडी करना, जेनजिस का एक माइंडसेट है जो करंट मार्केट को, करंट जो कंज्यूमरिज्म चल रहा है उसको देखते हुए बड़ा एक अनबायस्ड व्यू दे सकते हैं, जो कि हमारा एक ओल्ड स्कूल हो सकता है। आई थिंक वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है। अक्सर इन्वेस्टर वो कौन सी गलतियां कर जाते हैं जिनसे कि उन्हें बचना चाहिए, और ये जो साल है मतलब 2026 में कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और कहाँ कहाँ पर आपको लग रहा है कि दाव लगाना चाहिए? देखिए, ये मैं फिलोसफिकल बातें कर रहा हूँ आपसे, कि चाहे वो राकेश झुनझुनवाला जी का फिलोसफी है, या मोनीश पबरई का है, वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, ये बिल्कुल सही बताते हैं इस चीज़ों के बारे में। एक तो हमें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पीछे पड़ रहे हैं एक चीज़ के ऊपर, सपोज़ आपने गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो की बात की, तो हमने देखा कि लास्ट ईयर उनमें तेज़ी बहुत ज़्यादा रहा। तो क्या होता है, हमारी एक रिसेंसी बायस होता है, एक टेंडेंसी होती है कि हम उन एसेट को चेस करते हैं जहाँ पर रिटर्न पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा आए हैं, वही हमसे सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वही रियलिटी बन जाता है, उनको लगता है ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा, बट ऐसा है नहीं। मार्केट में हमने देखा है कि जब स्टॉक 1-2 साल के लिए डाउन रहते हैं तो उसके बाद वहाँ बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है जब अर्निंग्स पिकअप होना शुरू होता है। रियल स्टेट अगर 3-4 साल नहीं चलता तो रियल स्टेट का उसके बाद अर्निंग मतलब पिकअप अच्छा आना शुरू होता है। ऐसे ही 2022 तक, 2022 तक गोल्ड अच्छा नहीं चला, लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा मोमेंटम आ गया। तो एक तो हमें ये समझना है कि साइकिल का अंडरस्टैंडिंग हमें होना ज़रूरी है। हमें हर्ड मेंटेलिटी से नहीं जाना है, खुद रीड करना है, खुद स्टडी करना है, हिस्ट्री भी देखना है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है, और चीज़ों को बहुत तेज़ी से पीछे नहीं पड़ना है। मतलब आपको पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस मार्केट आपका टेस्ट करेगा ही करेगा, चाहे आप यंग इन्वेस्टर हो, चाहे आप ओल्ड इन्वेस्टर हो। ओल्ड इन्वेस्टर भी कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहते हैं। अगर आप हम्बल हो, अगर आपको पता है कि आपसे गलती हो सकती है, तो आप मिस्टेक कम करते हो। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो, आपको लगता है आपने बहुत जल्दी सीख लिया, तो आपके गलतियां करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आई थिंक अपने आप को नॉलेजेबल बनाना, चाहे अच्छे फंड मैनेजर को सुनना, खुद रीडिंग करना, वो काफ़ी हेल्प करता है। तो इन चीज़ों से आप दूसरों की गलतियों से भी
आई थिंक एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा तो देयर इज अ मूवी बिग शॉट, इट्स अ वेरी पॉपुलर मूवी। मुझे लगता है कि हर 2-3 साल में वो एक बार मूवी देख लेनी चाहिए। और भी ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पर क्रैशेस मार्केट के डिफाइन किए गए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग वे में वो मूवीज़ दिखाई गई हैं ताकि आपका लर्निंग भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो उसमें क्या होता है, कभी भी आपका माइंड यूफोरिया में नहीं जाता है जब वो देखते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा बबल हुआ था, जब वो बड़ा रियल लग रहा था कि हाउसिंग तो ऊपर ही जाएगा, नीचे क्रैश हो ही नहीं सकता, बट वो हुआ 2008 में। 2000 में लग रहा था इंटरनेट ही फ्यूचर है, बट वो टेक बस्ट आया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके स्पेसिफिकली चाहे आप मूवीज़ देख रहे हो चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, तो जो आपके वेटरन रहे हैं उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल।